कभी सोचा है कि भारत, जो एक समय अपनी इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए भी संघर्ष कर रहा था, आज एक आर्थिक शक्ति बनने की राह पर कैसे है? इस सवाल का एक बहुत बहुत बड़ा जवाब हमारे गांवों में छिपा है। तो आज हम 50 सालों के उस सफर को समझने की कोशिश करेंगे, जिसने भारत के ग्रामीण चेहरे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ योजनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये चुनौतियों, नए नए आइडियाज और लगातार हुए बदलावों की कहानी है। और इसे समझे बिना आज के भारत को समझना नामुमकिन है। तो ये है हमारा रोड मैप। हम कोई सीधी सपाट सफलता की कहानी नहीं देखने वाले, बल्कि ये एक्शन और रिएक्शन की एक बड़ी ही दिलचस्प दास्तां है। यहाँ हर नई पॉलिसी पिछली पॉलिसी की कमियों और चुनौतियों का एक जवाब थी। मतलब ये लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने का एक पूरा साइकिल था। चलिए, कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। जरा आज़ादी के ठीक बाद के भारत की कल्पना कीजिए। पहली बार सरकार का मकसद सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं था, जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में होते था। यहाँ एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आया। अब सारा का सारा ध्यान अपने ही लोगों के विकास पर था। देखिए, ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। सोचकर देखिए, पहली बार दिल्ली से लेकर देश के सबसे छोटे गांव तक एक पूरी सरकारी मशीनरी खड़ी की गई, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, गांव की जिंदगी को बेहतर बनाना। और यहीं से भारत के पहले व्यवस्थित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों ने जन्म लिया। CDP यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत की पहली बड़ी और महत्वाकांक्षी कोशिश थी। इसका आइडिया ये था कि किसी एक समस्या को नहीं, बल्कि खेती, शिक्षा, घर, मतलब हर पहलू को एक साथ सुधारा जाए। लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि ये बदलाव ऊपर से थोपा ना जाए, बल्कि गांव के लोग खुद अपने विकास की कहानी लिखें। अच्छा, अब NES को आप CDP का एक लाइट वर्जन समझ सकते हैं। इसकी शुरुआत कम पैसों और कम स्टाफ से हुई। आइडिया ये था कि समुदाय पहले सेल्फ हेल्प यानी खुद की मदद करके कुछ करके दिखाएं, और अगर ये काम कर गया तो 3 साल बाद बूम, उस ब्लॉक को एक फुल फ्लेज CDP ब्लॉक में बदल दिया जाता था और बजट सीधे 4.5 लाख रुपए से बढ़कर 15 लाख हो जाता था। मतलब एक छोटे पायलट प्रोजेक्ट से फुल स्केल प्रोग्राम में अपग्रेड। तो सामुदायिक विकास की कोशिशें तो चल रही थीं, लेकिन 1950 के दशक के आखिर तक भारत पर अकाल का साया मंडराने लगा था। अनाज का उत्पादन जैसे रुक सा गया था और देश अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने में नाकाम हो रहा था। अब जरूरत थी कुछ बहुत बड़ा, कुछ क्रांतिकारी करने की। ये उस दौर का सबसे बड़ा सवाल था, देश खुद को कैसे खिलाए। और इसी एक सवाल के जवाब से जन्म हुआ हरित क्रांति का। हरित क्रांति ने विकास की दिशा को जैसे 180 डिग्री पर ही घुमा दिया। अब सामुदायिक विकास की बातें पीछे रह गईं। अब सब कुछ सिर्फ एक चीज पर फोकस था, टेक्नोलॉजी। एकमात्र लक्ष्य था किसी भी तरह उत्पादन बढ़ाना, और वो भी तेजी से, ताकि भारत अनाज के लिए किसी और देश पर निर्भर न रहे। जरा इस तुलना को देखिए, ये हैरान करने वाला है। पारंपरिक बीज से प्रति हेक्टेयर सिर्फ 1.2 टन अनाज मिलता था। वहीं मेक्सिको से लाए गए नए हाइब्रिड बीज 10 टन तक पैदा कर सकते थे। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये खेती में एक जबरदस्त छलांग थी। सच में एक असली क्रांति। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। कागज पर तो ये जादुई बीज किसी भी छोटे या बड़े खेत में काम कर सकते थे, पर असलियत में उन्हें बहुत सारा पानी, खाद और कीटनाशक चाहिए थे, जिसमें बहुत पैसा लगता था। नतीजा क्या हुआ? अमीर किसान ये खर्च उठा पाए और वो और भी अमीर हो गए, जबकि गरीब किसान पीछे रह गए, जिससे समाज में अमीरी गरीबी की खाई और भी गहरी हो गई। तो हरित क्रांति ने देश के सामने से भोजन की समस्या तो हटा दी, लेकिन इसने नई समस्याएं पैदा कर दी थी। अब सरकार को ये एहसास हुआ कि एक साइज सब पर फिट वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। भारत बहुत विविधताओं वाला देश है, और जिन इलाकों में सूखा या रेगिस्तान जैसी खास समस्याएं थी, उन्हें खास समाधानों की जरूरत थी। इसके बाद सरकार ने जैसे एक स्पेशलाइज्ड टूल किट ही बना दिया। DPAP सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए था। DDP का काम रेगिस्तान को फैलने से रोकना था, फिर चाहे वो राजस्थान का गर्म रेगिस्तान हो या लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान। ये विकास के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा नजरिया था। खेती में तरक्की तो हुई, लेकिन इसका फायदा हमेशा सबसे गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। सरकार ने ये महसूस किया कि अब गरीबी पर सीधे हमला करने का वक्त आ गया है। इसलिए ऐसी योजनाएं शुरू की गईं जो पैसा और अवसर सीधे जरूरतमंदों के हाथों में पहुंचा सकें।
ये टाइमलाइन रणनीति में आए एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव को दिखाती है। शुरुआत हुई सिर्फ गरीबों की पहचान करने से, फिर बात उन्हें आय कमाने के लिए संपत्ति, जैसे कि एक गाय या एक मशीन देने तक पहुंची। और आखिर में सबसे शक्तिशाली आइडिया आया, उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में संगठित करने का, ताकि वे मिलकर अपने छोटे छोटे लेकिन स्थायी बिजनेस बना सकें। SGYSY प्रोग्राम की असली ताकत थी सीधी आर्थिक मदद। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आय पैदा करने वाली कोई संपत्ति, जैसे कोई जानवर या सिलाई मशीन खरीदने के लिए सीधी सब्सिडी दी गई। और खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदायों के लिए ये मदद और भी ज्यादा थी, ताकि सामाजिक असमानता को कम किया जा सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजनाओं के साथ साथ सरकार ने एक और शानदार काम किया, मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। इसका आइडिया बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावी था। जब खेती का काम नहीं होता, उस खाली समय में लोगों को मजदूरी दी जाए और उनकी मेहनत का इस्तेमाल पूरे समुदाय के काम आने वाली चीजें, जैसे स्कूल, सड़कें और तालाब बनाने में किया जाए। मतलब एक तीर से दो निशाने। अब दशकों तक एक के बाद एक कार्यक्रम शुरू करने के बाद योजनाओं का पूरा नज़ारा थोड़ा उलझा हुआ सा हो गया था। कई योजनाएं एक दूसरे से मिलती जुलती थीं, ओवरलैप कर रही थीं। तो अगला लॉजिकल स्टेप था इस पूरी व्यवस्था को साफ सुथरा करना, यानी इन कार्यक्रमों को मिलाकर उन्हें और ज्यादा असरदार बनाना। ये स्लाइड इसी सिंप्लीफिकेशन की प्रक्रिया को एकदम साफ दिखाती है। सरकार ने रोजगार से जुड़ी कई मिलती जुलती योजनाओं को लिया और उन्हें एक ही बड़ी और मजबूत योजना SGRY में मिला दिया। यहाँ का मूल मंत्र था सरलीकरण, एक कार्यक्रम, एक स्पष्ट लक्ष्य। तो 50 साल का ये लंबा सफर हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि ग्रामीण विकास कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई एक जादुई समाधान मिल जाए। नहीं, ये एक लगातार बदलने वाली चुनौती है जो हमसे लगातार सीखने, बदलने और नए तरीके अपनाने की मांग करती है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ग्रामीण विकास के लिए कोई रामबाण इलाज मौजूद है भी, या फिर सफलता का असली रास्ता लगातार प्रयोग करने, कभी-कभी असफल होने और फिर से कोशिश करने की हिम्मत में ही छिपा है?